हाय एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रूरल लिवलीहुड यानी ग्रामीण आजीविका को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और इस चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर इन दिस वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज विलेज कलपट्टू लोकेटेड। हमारे इंडिया के किस शहर में कलपट्टू विलेज है? फर्स्ट कहता है तमिलनाडु, सेकंड मुंबई, थर्ड दिल्ली एंड डी ऑप्शन इज करनाल। तो जब हमने बुक पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा, सो वी सी कि जो कलपट्टू है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो तमिलनाडु जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच टाइप ऑफ फूड द पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट। किस तरीके के खाने हमारे कलपट्टू विलेज के लोग खाते हैं? ए कहते हैं इडली, बी डोसा, सी उपमा एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो जब हमने कलपट्टू विलेज में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देखे, सो व्हाट वी सी कि वहाँ पे कुछ लोग ब्रेकफास्ट भी बेच रहे हैं, लंचेस, एंड वहाँ पे उपमा, इडली, ये सारी चीज़ें एज लंच सर्व की जाती थी। तो यहाँ से हमें उनके फूड के बारे में पता चला। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देखा कि लोग ब्रेकफास्ट एंड अपने लंच में ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। It says by which land feature is the village surrounded। किस लैंड फीचर से ये विलेज सराउंडेड है, घिरा हुआ है? ए कहता है बाय लो हिल, बी कहता है हाई माउंटेन, सी कहता है ग्रुप ऑफ रिवर्स एंड डी कहता है स्ट्रीम यानी झरने। तो बात करें कलपट्टू विलेज की, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनके आसपास बहुत सारे क्या देखे हमने, पेड़ देखे, ऑर्किड्स देखे, मैंगो के, इवन कोकोनट के, आपके केले भी थे वहां पे। सो दीज वर द थिंग जो कि इन लो हिल्स में उपज रहे थे, जिनकी फसलें लगाई जा रही थी। सो इट वाज सराउंडेड बाय लो हिल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट सेज व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ विलेज कलपट्टू। कलपट्टू गांव का मेन क्रॉप कौन सा है, मेन फसल कौन सी है प्रमुख? ए कहता है पेडी, बी कहता है व्हीट, सी कहता है स्वीट कॉर्न एंड डी इज शुगर केन। तो जब हम बात करते हैं कलपट्टू विलेज की, सो इट इज इन तमिलनाडु में है और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द ईयर बारिश होती रहती है एंड साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी जो है वो पैडी के यानी धान की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। सो इन कलपट्टू विलेज जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन क्रॉप्स है, दैट इज राइस विच इज योर पैडी का फसल। तो पैडी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इट सेज What is the working time in paddy fields in कलपट्टू। कलपट्टू गांव में जो काम करने का वक्त है पैडी के खेतों में वो कितना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है 8:30 AM to 4:30 PM, वहीं बी कहता है 10 AM to 5 PM, सी कहता है 7 AM to 2 PM and none of these are the D ऑप्शन। तो जब हमने हमारी तुलसी को देखा था, तुलसी को जब देखा तो उसने बताया था कि वो रामलिंगम के फील्ड पे कितने देर काम करती है, 8:30 बजे से 4:30 बजे तक। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मच लैंड डज रामलिंगम हैव। तो रामलिंगम के पास कितनी जमीन है? तो जब हमने नोट्स देखा था, जब हमारे वीडियोस देखे थे इस चैप्टर के, तो भी हमने किया, और जब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं तो तुलसी ही बताती है कि जो रामलिंगम है हमारा, उसके पास 20 एकड़ की जमीन है। सो 20 एकर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इट सेज क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द सुपरवाइजर ऑफ द फील्ड। फील्ड पे देख रेख कौन करता था? ए रामलिंगम, बी रामलिंगम्स वाइफ, सी करुथमा एंड डी ऑल ऑफ दीज। रामलिंगम खुद भी फील्ड की देखरेख करता था, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको भी देखता था, साथ ही साथ उसकी वाइफ भी कभी कभी फील्ड पे आती थी और करुथमा उसकी वाइफ का ही नाम था। तो अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों ही सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इट सेज गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज। जब हम पानी देते हैं फसलों को तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ए वीडिंग, बी हार्वेस्टिंग, सी प्लांटिंग एंड डी इरिगेटिंग। वीडिंग वो प्रोसेस होती है जब हम अनवांटेड
प्लांट्स को निकालते हैं अपनी फसल से। वही जो हमारा हार्वेस्टिंग है वो वाला प्रोसेस है जब हम अपनी फसलों की कटाई करते हैं। सी जो ऑप्शन है यानी प्लांटिंग, जब हम प्लांट्स को बोते हैं तो उसे हम प्लांटिंग कहते हैं। और डी ऑप्शन इरिगेशन वो प्रोसेस है जब हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ मच डिड रामलिंगम पे टू हिज वर्कर? रामलिंगम अपने वर्कर्स को कितना पे करता था, अपने मजदूरों को कितना पैसे देता था? सो ए कहता है 100 रुपीज पर डे, बी कहता है 50 रुपीज पर डे, सी कहता है 40 रुपीज पर डे एंड डी कहता है 30 रुपीज पर डे। तो जब हमने तुलसी को देखा, तुलसी जो भी आप बोलो, सो उसने मेंशन किया था कि रामलिंगम मुझे बहुत कम पे करता है, करीब 40 रुपए पर दिन देता है वो मुझे। सो 40 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट मैच। तो ऑप्शन सी को हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है Which animal's milk does Ramlingam sell in local milk cooperative? So हमारा जो रामलिंगम है वो किसका दूध, किस जानवर का दूध लोकल कोऑपरेटिव को बेचता है? ए कहता है हाइब्रिड काउ, ऑफ हाइब्रिड गोट, ऑफ हाइब्रिड कैमल एंड ऑफ हाइब्रिड बफेलो। सो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब अच्छी क्वालिटी के जानवर। यहाँ पे अलग अलग जानवर के भी नाम बताए हैं। पहला है काउ यानी गाय, दूसरा है बकरी, तीसरा है हमारे पास ऊंट और चौथा है हमारे पास बफेलो। रामलिंगम के पास अच्छी क्वालिटी का, हाइब्रिड क्वालिटी का हमारा गाय था और जिसका दूध वो लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचता था। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ द फार्मर फेल्स इन रिपेमेंट ऑफ लोन ही कमिट्स ए सुसाइड, बी मर्डरर, सी थेफ्ट, डी ऑल ऑफ दीज। तो कभी भी अगर फार्मर फेल हो जाता है लोन को रीपे करने में, चुकाने में, तो वो क्या कमिट करता है? सुसाइड, खुद की जान ले लेता है, किसी की जान ले लेता है, चोरी करता है, या इनमें से सभी। तो हम अगर 5-6 साल या फिर यूं कह लीजिए 8-9 साल पहले की अगर तस्वीर देखें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जो हमारे किसान थे पहले अगर वो लोन नहीं रीपे कर पाते थे, सो दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड। वो सुसाइड कर लेते थे, खुद की जान ले लेते थे। लेकिन लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, स्कीम्स है जो कि अपनी जान ले लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये हमारा जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको ये बात पता चली ना, दे हैव मेड सो मेनी स्कीम्स फॉर दीज फार्मर्स। हमारे फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लाई जिसकी वजह से वो अपना लोन पे कर पाते हैं। साथ ही साथ अब बहुत ज़्यादा ऐसी जागरूकता के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अभियान चलाए ताकि जो फार्मर्स है वो क्या कर सके, लोन अपना सरकारी बैंकों से ले सके। क्योंकि रीपेमेंट किसको वो नहीं कर पाते थे, अगर याद हो आपको, तो लोकल लेंडर्स से। लोकल लेंडर यानी कि जो पास के साहूकार हुआ करते थे आसपास के, उनसे लेते थे और ये साहूकार उनसे डबल ट्रिपल रेट्स पे उनको पैसे दिया करते थे, लोन दिया करते थे, जिसकी वजह से वो लोन के डेप्ट में हमेशा फंसे रह जाते थे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम्स चलाया, गवर्नमेंट ने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई कि अब कभी भी अगर आपको लोन लेना हो सो यू हैव टू टेक द लोन फ्रॉम अ बैंक, और वो भी गवर्नमेंट बैंक से, ताकि आपको लोन सस्ते दामों पर मिल जाए। सो आंसर इज कि जब भी फार्मर हमारा लोन नहीं चुका पाता था वो क्या करता था, सुसाइड कर लेता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है व्हाट डज रामलिंगम डू विद द राइस प्रोड्यूस इन हिज राइस मिल। तो जो भी राइस मिल के अंदर राइस मिलता था, उसको प्रोड्यूस होता था, उसको क्या करता था वो राइस को हमारा रामलिंगम। सो देखो होता क्या है, पहले तो पैडी की यानी कि धान की फसल लगाई जाती है। जब वो फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसको धान के मिल में लेके जाया जाता है, राइस मिल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे जो धान है उसको उसके हस्क से, जो उसका ऊपर का खोल होता है, जो ऊपर की परत होती है, उससे हटा दिया जाता है और हमें राइस मिलता है। सो रामलिंगम के पास ऐसी मिल थी जो कि मैकेनिकली ये प्रोसेस करती थी। इसके बाद रामलिंगम क्या करता था वो पूछ रहा है उस राइस के साथ। एक कहता है ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द पुअर्स
सेकंड कहता है ही सेल इट टू द ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन, सी कहता है ही सेल इट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, डी कहता है ही सेल इट टू द विलेजर्स। तो अगर हम बात करें रामलिंगम की, तो वो एक बिजनेसमैन था एंड रियल बिजनेसमैन था। कहने को फार्मर है लेकिन उसका दिमाग कैसे चलता था, बिजनेसमैन की तरह। यहाँ पे अगर देखें तो अगर वो पुअर्स को ये दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो उसे तो कोई पैसा मिलेगा नहीं। अगर वो हमारे गवर्नमेंट को बेच देगा तो कम दामों पे वो अनाज बेच रहा है, सो वो भी नहीं करता था। एंड सेकेंडली अगर वो विलेजर्स को ये बेचेगा तो विलेज के अंदर बहुत सारे लोग पुअर थे, तो अच्छी दाम पे उसकी ये फसल, उसकी ये राइस नहीं बिकती। लेकिन अगर वो अपनी राइस को कहाँ पे लेके जाएगा, टाउन में लेके जाएगा, तो क्या होगा, उसको अच्छा दाम मिलेगा और वो क्या कर सकता है, अगली फसल के लिए और अच्छा पैडी का, धान का क्या लेके आ सकता है, सीड लेके आ सकता है। तो वो क्या करता था, वो टाउन में ले जाके अपनी फसल को बेचता था। सो ही सेल इट टू द ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इट सेज व्हाट इज द बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस का बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम इंडियंस ज्यादा करते हैं। ए एग्रीकल्चर, बी बिजनेस, सी ट्रेडिंग और डी गारमेंट्स। तो गारमेंट बेचने का काम, ट्रेडिंग व्यापार का काम, बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं। तो ज्यादातर मोर देन 50% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, खेती करती है, किसान होते हैं लोग, और इसी वजह से जो इंडिया है उसकी बेसिक ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इट सेज हु वाज तुलसी। हमारे जो तुलसी है वो कौन है। ए कहता है एग्रीकल्चर लेबर यानी कि खेतीहर, मजदूर, बी कहता है स्मॉल फार्मर, छोटा फार्मर है वो, कॉन्ट्रैक्टर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिलवाती है, या डी नन ऑफ दीज। जब हम तुलसी को देखते हैं तो हम देखते हैं ना तो उसके पास जमीन है, ना तो कोई कॉन्टैक्ट है कि किसी को वो काम दिलवाए, उसे तो खुद के काम के लाले पड़े हुए हैं, और वो क्या करती है, दूसरों के खेतों पे जाके मजदूरी करती है। सो शी इज अ एग्रीकल्चरल लेबरर। ओके, सो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। What is the main occupation of people living in rural area? जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, उनका बेसिक ऑक्यूपेशन क्या होता है। ए कह रहा है वर्किंग ऑन फार्म्स पे, खेतों पे काम करना, बी है वर्किंग इन बैंक्स में काम करना, सी कहता है शॉप्स पे काम करना, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा अपने 13th क्वेश्चन पे कि जो हमारे ज्यादातर लोग हैं हमारे इंडिया में वो एग्रीकल्चरल लेबरर है। और अगर बात करें गांव में तो मोर देन 80% जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो रूरल एरिया में क्या काम ज्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर का काम ज्यादा हो रहा है। सो दे आर वर्किंग ऑन फार्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 15 के 15 आंसर्स हमने कर लिए हैं, और अब हम देखते हैं व्यू रिजल्ट करके कि हमने कितने सही किए हैं। सो 15 आउट ऑफ 15 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर्स हैं, यहाँ पे 15 हमने सही आंसर दिए हैं। सो दिस हमारे चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।